हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में केमिस्ट्री के टॉप 1000 क्वेश्चंस के पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें जितने भी टॉपिक कवर्ड हैं इसमें ये आपको मैटर हो गए, देन इट्स प्योरीफिकेशन, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन होगा, देन केमिकल बॉन्डिंग, metals and non-metals, then metalloids, fuels, made materials, air, water and their pollution, chemistry and everyday life से क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ लाइम वाटर इज़ केप्ट इन द एयर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। कहता है कि जब चूने जल को हवा में छोड़ देंगे तो वो दूधिया रंग का हो जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले देखिए, लाइम वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका क्या होगा, CaOH का होल 2। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका क्या करता है, वाइट कलर में वो फॉर्मेशन हो जाता है उसका। और इसलिए तो क्या इसका राइट आंसर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही लाइम वाटर वाइट कलर दूधिये रंग में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। द पार्टिकल रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द चेन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम फ्यूज़न। अब कहते हैं कि यूरेनियम फ्यूज़न में कौन सी पार्टिकल की ज़रूरत होती है जो उसके प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। ऑप्शन है हमारे इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, स्पेल गलत हो गया, न्यूट्रॉन हो गए, देन पॉजिट्रॉन हो गए। अब देखिए सबसे पहले हम फ्यूज़न को जानते हैं। तो फ्यूज़न क्या होता है, एक बड़ा सा जब न्यूक्लियस होता है वो छोटे छोटे दो न्यूक्लियाई में, स्मॉलर न्यूक्लियाई में क्या स्प्लिट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसका राइट आंसर होगा आपको न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है कि फ्यूज़न चेन रिएक्शन तब अकर होगा बिकॉज ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड फिजिबल आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप में कौन सा आ जाता है, यूरेनियम के कौन से आइसोटॉप हैं। तो एक U92 235, देन 238 वाला एंड देन 234 वाला। तो ये तीन तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। और द पार्टिकल रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द चेन प्रोसेस ऑफ यूरेनियम फ्यूज़न। कहता है कि यूरेनियम फ्यूज़न के लिए जो प्रोसेस, जो पार्टिकल की ज़रूरत होती है उसके प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए कौन सी पार्टिकल होती है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन, देन आपको हो गया प्रोटॉन, स्पेल गलत है, देन आपको हो गया न्यूट्रॉन, देन पॉजिट्रॉन। इसका जो राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन होगा। इसमें क्या होता है कि जब फ्यूज़न चेन रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है न्यूट्रॉन और फिजिबल आइसोटॉप के द्वारा। तो इसके जो न्यूट्रॉन होंगे देन उसका आइसोटॉप जो रिएक्ट करेगा वो कौन सा आइसोटॉप होता है, तो यूरेनियम 292 235 वाला आइसोटॉप। और ये क्या करता है कि यूरेनियम 92 235 वाला आइसोटॉप न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और ये स्प्लिट हो जाता है दो छोटे छोटे एटम्स में। और जो छोटा वाला एटम्स होता है, एक तो आपको क्रिप्टन हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 36 होगा और मास नंबर 92, देन बेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो छोटे छोटे एटम में फॉर्म्ड हो जाते हैं, देन उसके साथ 3 अलग न्यूट्रॉन भी रिलीज होता है और फिर उसके साथ लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है। तो इसका जो यूरेनियम का फ्यूजन चेन रिएक्शन है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, किस पार्टिकल की ज़रूरत होगी उसमें, तो इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉम्ब इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्शन है हमारे पास, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, देन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, देन कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, फिर अनकंट्रोल्ड
फ्यूज़न रिएक्शन। तो इसके जो राइट आंसर होंगे आपको अनकंट्रोल्ड फ्यूज़न रिएक्शन होंगे। अब देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो बेस्ड होता है फ्यूजन रिएक्शन पे, वो भी अनकंट्रोल वाले पे। जैसे देखिए सन जो है वो क्या करता है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये किसके फ्यूज़न के कारण है, तो हाइड्रोजन के अंदर एक उसका आइसोटॉप होता है ड्यूटेरियम, उसमें फ्यूज़न होता है और उसके कारण ही सन जो है अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लाई टेक्स इन स्टार्स लाइक सन में होता है, एंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब वाला भी जो प्रोसेस है उसी अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड होता है। अब फ्यूज़न रिएक्शन की बात आती है तो देखिए फ्यूज़न क्या होता है, जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में ऐड होते हैं और एक बड़ा सा जो न्यूक्लियाई बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूज़न प्रोसेस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्शन इन विच टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई आर कंबाइंड टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्यूज़न रिएक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने ये रहा, यूरेनियम इवेंचुअली डिकेज इनटू अ स्टेबल आइसोटॉप ऑफ, ऑप्शंस हैं हमारे पास, रेडियम, देन हो गए थोरियम, देन हो गए लेड एंड देन पोलोनियम। अब देखिए यूरेनियम के 3 आइसोटॉप होते हैं, सबको पता है। एक होगा आपको यूरेनियम 238, देन 235, देन 234, और सबके जो एटॉमिक नंबर होंगे 92 होंगे, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। और आइसोटॉप की बात आती है तो आइसोटॉप क्या होती है, तो आइसोटॉप वो चीज़ होता है जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, देन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। तो और एक एटॉमिक नंबर वाला को जेड से डिनोट करते हैं और मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, और जो एटम का नंबर होता है एटम का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। वहीं पे प्रोटॉन का नंबर या एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर मिला के एटॉमिक मास बनता है। तो इसमें जो मास नंबर डिफरेंट होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जब यूरेनियम 92 to 38 अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करता है, ये सभी लोगों को पता है, और ये जो यूरेनियम 292 और 238 डिकेज होके किस में बनता है, लेड में कन्वर्ट हो जाता है। और लेड का क्या होता है, किस चीज़ से डिनोट, का सिंबल क्या होता है, पीबी, और उसके जो मास नंबर होते हैं 206। वहीं पे 235 वाला जो यूरेनियम का आइसोटॉप है वो पैलिब्डेनम 207 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही इसका प्रोसेस होता, तो इसका डीके वाला जो आंसर होगा लेड होगा, लेड के रूप में वो उसका आइसोटॉप डीके हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपको अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके ऑप्शंस हैं बोरॉन, हैवी वाटर, देन यूरेनियम, देन प्लूटोनियम। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन को कौन एब्जॉर्ब करता है ड्यूरिंग किस चीज़ के रिएक्शन में, न्यूक्लियर फ्यूजन में। अब फ्यूजन क्या बताए थे कि जब फ्यूजन क्या होगा, जब एक बड़ा सा एटॉमिक न्यूक्लियाई स्प्लिट होगा दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, तो इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में एनर्जी रिलीज होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इस फ्यूज़न रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या किया जाता है, कंट्रोल रॉड दे दिया जाता है। और वो जो कंट्रोल रॉड बना होता है वो किस किस चीज़ का बना होता है, तो वो बना होता है उसमें बोरोन के कुछ पार्टिकल होते हैं, देन कैडमियम होते हैं, फिर सिल्वर होते हैं, देन इंडियम होते हैं, और ये सारे के पास कैपेसिटी रहता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो सॉरी, न्यूट्रॉन को कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो इसमें ऑप्शंस में ओनली बोरोन है,
इसके साथ अगर ऑप्शंस में कार्बन कैडमियम रहता, सिल्वर रहता या इंडियम रहता तो ये सारे के सारे हो सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियन। ऑप्शन है हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। आप सभी को पता है कि जो एटम जो है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है। नए रिसर्च में बताया गया कि नहीं 3 नहीं, 3 से भी ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। उसमें पॉजिट्रॉन को भी ऐड किया गया है, फिर बोस आइंस्टाइन उसको भी ऐड किया गया है। तो सबसे पहले चलिए 3 पे ही समझते हैं। सबसे बीच में जो एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस होता है, और उसमें क्या होता है, एक तो आपको प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ डिफरेंट सबसेल होते हैं या ऑर्बिटल होते हैं, और उसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर ही पॉजिट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मीन्स न्यूक्लियॉन की क्या क्या हो जाएगा, न्यूक्लियॉन हो जाएगा आपको, प्रोटॉन भी हो जाएगा, देन आपको पॉजिट्रॉन भी हो जाएगा, देन आपको न्यूट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है सेम मास होता है बट उसका निगेटिव चार्ज होता है। वहीं पे इलेक्ट्रॉन का जो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो चार्जलेस होता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस आते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने करा था, देन प्रोटॉन का किसने किया था, फिर न्यूट्रॉन का किसने किया था। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ईट पर नाच। देखिए ई फॉर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और उसका डिस्कवरी कौन किया था, थॉमसन, ईट पर नाच। तो पी फॉर प्रोटॉन, एन आर फॉर रदरफोर्ड ने किया था, देन नाच फॉर, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन सी फॉर चैडविक। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 20। सबसे पहले देखिए एटॉमिक नंबर 20 वाला एलिमेंट कौन सा है, तो ये कैल्शियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। अब सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कैसे लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले छोटा वाला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है। सबसे पहले एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, तो इसमें बोलेंगे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in a cell or subcell is called electronic configuration। तो सबसे पहले छोटा वाला सेल में आएगा तो 1s होता है, और उसमें कैपेसिटी क्या होता है कि किसी भी सेल और सब सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसके लिए फार्मूला होता है कि सेल में 2n² होगा। देन सब सेल में भी कुछ ऐसा ही है कि s सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वहीं पे P में 6 रह सकते हैं, D में 10 रह सकते हैं, और F में 14 रह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जब टॉपिक आएगा उसमें मैं उसको डिटेल से बताऊंगा। तो इसको पहले हम लिखेंगे 1s2, 2s2, देन 2p6, देन 3s2, 3p6, देन 4s2। अब देखिए तो इसमें 1 सब पहला सब सेल में क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसका 2 ले लिए। देन क्या हो गया 2s2 एंड 2p6, ये पूरा के 8 हो गया। तो इसमें ऑक्टेट रूल होता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा तो 2 8 के बाद फिर 8 ही लेंगे हम, तो 2 फिर 8 18 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो ये जो थर्ड वाला आंसर है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है ये रहा, द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन। अब इलेक्ट्रॉन का केमिकल बिहेवियर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो देखिए सबसे पहले तो केमिकल बिहेव, कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट कब रिएक्शन करेगा, कोई स्टेबल रहेगा तो वो तो रिएक्शन नहीं करेगा। सपोज आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप इस लॉकडाउन पीरियड में निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ना। तो उसी तरह जिस
एटम का ऑक्टेट पूरा होगा वो क्यों निकलेगा, वो बाहर निकल के क्या करेगा, बाहर निकलेगा उसके लिए ख़तरा है। तो ऐसा ही ये सेम प्रोसेस है, जैसे आदमी अभी घर से नहीं निकलना चाहता, उसके पास अगर पैसा है तो वो घर से नहीं निकलेगा, तो घर से नहीं निकलेगा तो उसको कोई भी कोरोना का इन्फेक्शन नहीं होगा। जैसे इन्फेक्शन होता है वैसे ही रिएक्शन होता है। तो सपोज अगर जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो जो स्टेबल नहीं है, मीन्स जिसके बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को स्टेबल होना चाहेगा। जिसके पास खाने को पैसे नहीं हैं तो वो तो बाहर जाएगा ना कुछ खाने पीने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो ही रिएक्शन होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो स्टेबल होगा वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो प्रोटॉन से तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रोटॉन नंबर वो तो अंदर होगा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, तो इससे कोई मतलब नहीं है। देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है, तो चार्जलेस आदमी क्या रिएक्शन करेगा। देन आपको आता है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। अब न्यूक्लियस के अंदर तो ओनली क्या पॉजिटिव वाला होता है, और जिसके पास पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वांटिटी में मनी है, तो वो तो उसको क्या है, उसको रिएक्शन करना है किसी से, उसके पास लोग मदद के लिए आएंगे, वो क्यों बाहर जाएगा। तो रिएक्शन कौन करेगा, जिसके पास निगेटिव अमाउंट में मनी होगा और जिसको अपना स्टेबिलिटी गेन करना होगा, तो वही रिएक्शन करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन, और ये कहता है कि द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान संख्या है वो होता है क्या, ऑलवेज लेस देन अ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट। तो वो इसको क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, वो एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो सपोज सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और ये Na से डिनोट करते हैं इसको, और इसका जो द्रव्यमान संख्या है 23 है। तो ऑलवेज लेस देन द एटॉमिक नंबर से कम होगा, ये तो नहीं हो गया, तो पहला गलत हो गया। देन हम दूसरा देखेंगे कि ऑलवेज मोर देन द एटॉमिक नंबर। अब क्या कहता है कि द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज मोर देन, तो यहाँ पे तो ये फॉलो कर रहा है, बट आगे बढ़ते हैं और इसको फिर से इसको कंसीडर करेंगे। फिर कहता है तीसरा जो ऑप्शन है ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, तो इक्वल तो नहीं होगा, क्योंकि सोडियम का हमने देखा है कि 11 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और फिर मास नंबर या द्रव्यमान संख्या इसका 23 होता है, तो इक्वल नहीं होगा। तो ये पहला तो गलत ही है, और आपको तीसरा भी गलत ही हो गया। और जब चौथे की बात आती है तो ये बोलता है समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो मोर वाला तो मैंने प्रूव कर दिया कि एटॉमिक नंबर 11 है और इसका द्रव्यमान संख्या 23 है। और वहीं पे समटाइम्स इक्वल वाला में जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है उसका क्या एटॉमिक नंबर भी एक होता है और मास नंबर भी एक होता है। तो हाइड्रोजन का इसमें क्या होगा कि क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो ओरिजिनल स्टेट वाला है उसका आइसोटॉप को कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसमें जो एटॉमिक नंबर होगा उसका 1 होगा और मास नंबर भी 1 होगा। तो इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर बराबर क्या होता है, A बराबर P+1N होता है। मीन्स प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर जब ऐड होता है तो वो मास नंबर बनता है। तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बराबर हो गया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू मास नंबर हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये चौथा होगा, ना कि दूसरा होगा, ठीक है। तो दूसरा भी ये गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23, और ये कहता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इसमें ऑप्शंस हैं कैन नॉट बी नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है कैन हैव एनी वैल्यू अबव 0 एंड कैन नेवर बी पॉजिटिव एंड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। कैन बी नेगेटिव, कैन नेवर बी पॉजिटिव तो होने से रहा, ये पॉजिटिव नहीं होगा। कैन हैव एनी वैल्यू अबव 0 नहीं। देखिए अब इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले समझने के लिए मैं सबसे पहले तो ये मैं न्यूक्लियस बनाया, देन इसके तरफ क्या हो गया, ये मैंने इलेक्ट्रॉन को रख दिया,
और ये सारे इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं उसके डिफरेंट ऑर्बिटल में। अब इसमें क्या होगा कि द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट क्या होगा, तो इसका होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी जो रिवॉल्व करता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन में, तो उसमें क्या होता है दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है, उसमें एनर्जी जो रिलीज होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, न्यूक्लियस के पास जब इलेक्ट्रॉन, इसको कलर चेंज करने दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन ये नज़दीक आएगा न्यूक्लियस के पास, अब ये न्यूक्लियस के पास आएगा तो इसका जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा और एनर्जी, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो दोनों में टक्कर आएगा, तो उसमें एनर्जी लॉस होगा कि नहीं। दो चीज़ का एक्सीडेंट होता है तो कभी उसमें एनर्जी मिलता है जी। रोड पे हम बाइक से बाइक टकराते तो क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट होता है, हमारा एनर्जी लॉस होता है कि नहीं। हम पैसा खर्चा करते हैं, हॉस्पिटल को देते हैं, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है। न्यूक्लियस के पास जब इलेक्ट्रॉन नज़दीक आएगा तो रेडिएशन बढ़ेगा और रेडिएशन के कारण इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन आएगा और एनर्जी का लॉस होगा। और इसलिए अगर एनर्जी का लॉस हुआ तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। तो जब, और ये क्या कहते हैं, दूसरा इसका जो हम प्रोसेस देखेंगे, जब ये दूर जाएगा, जब ये न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस से दूर जब इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये दूर में है फिर भी ये निगेटिव नहीं होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो जीरो होगा, बट निगेटिव जीरो से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव में हो ही नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जब वो न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसका कैन बी निगेटिव, विल ऑलवेज भी निगेटिव होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ये रहा, आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटासियम बाय, ऑप्शन है हमारे पास। आयोडीन को हिंदी में क्या बोलेंगे इसको ये देख लेते हैं। आयोडीन को जब आयोडीन और पोटासियम के मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड को अप्लाई करेंगे, तो इसमें ऑप्शंस हैं सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन हो गया, फिर सब्लिमेशन हो गया, फिर डिस्टिलेशन हो गया। तो इसका जो आपको राइट आंसर होगा, ये आयोडीन को जो फिल्टर किया जाता है पोटासियम क्लोराइड के साथ, पोटासियम क्लोराइड के साथ फिल्टर करेंगे किस मेथड से, तो वो जो मेथड होता है आपको सब्लिमेशन रिएक्शन के द्वारा होता है। सब्लिमेशन रिएक्शन क्या है, कोई भी चीज़ जब सॉलिड स्टेट में होता है उसको क्या करता है, उसको चेंज करके गैसियस स्टेट में, गैसियस फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। देन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे आपको सब्लिमेशन रिएक्शन। और आयोडीन को इसी मेथड से पोटेशियम क्लोराइड से अलग करते हैं। मीन्स आयोडीन और KCl जब ऐड होगा तो उसको सब्लिमेशन के थ्रू उसको हिट करके उसको आयोडीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आयोडीन का वो कम होता है एज़ कंपेयर टू KCl। KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड के तुलना में आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और वो जल्दी ही किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाष्प बन के उड़ जाता है और वो ओनली आयोडीन के रूप में बाहर निकल जाता है। और तो अब क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो इसका डेफिनेशन होगा द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू गैसियस फेज इज़ नोन एज सब्लिमेशन। तो इसका राइट आंसर सब्लिमेशन हो गया। देन अब आता है आपको सेडिमेंटेशन, तो इसको भी जान लेते हैं ताकि किसी अगले क्वेश्चन में सेडिमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो उसको आप सॉल्व कर सकें। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि सपोज आप एक ग्लास लिए और सबसे पहले मैं ग्लास लेने से पहले क्या करूँगा, मिट्टी लिया, ग्लास लिए, उसमें क्या किए, थोड़ा सा मिट्टी डाले, देन थोड़ा सा पानी मिक्स किए, फिर उसको मिक्स कर दिया अच्छे से, वो मिक्स हो गया ना। अब मुझे क्या करना है, पानी और मिट्टी को अलग अलग करना है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, तो सबसे पहले मैं दूसरा एक कंटेनर लूँगा या ग्लास लूँगा और उसमें उसी मिक्सचर को मैं क्या करूँगा, उसके अंदर मीन्स उस ग्लास के अंदर डाल दूँगा और उसको छोड़ दूँगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस है। इसमें क्या होगा
कि जब मैं इसे बहुत देर तक छोड़ूंगा तो ये क्या होगा कि जिसका जितना जो हैवी वाला पार्टिकल है ना, वो क्या होगा कि वो आपको इस नीचे वाले एरिया में बैठ जाएगा, बट वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, प्योर नहीं हो सकता। और ऊपर जो लाइट वाला फ्लूइड टाइप का सब्सटेंसेस होगा वो ऊपर रह जाएगा, और नीचे जो भारी वाला होगा हैवी पार्टिकल वो इस ग्लास के नीचे बैठ जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ पार्टिकल सेटिंग टू द बॉटम ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब देखिए, सेडिमेंटेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया था जिसका मतलब होता है सेडिमेंटम। उसका मीनिंग क्या होता है? सेटलिंग और सिंकिंग। चलिए, अब नेक्स्ट आता है आपको फिल्टरेशन। अब देखिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को जानना है तो फिल्ट्रेशन भी वही सेम मेथड है। इसमें क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई फ्लूइड है या लिक्विड है, सपोज आपके पास कोई तेल है और उसमें क्या बहुत सारे कंकर भर गए हैं, ठीक है, गिर गया कंकर, या दाल का कुछ क्वांटिटी, खाना बना रहे थे किचन में और दाल वाला डब्बा खुला हुआ था और तेल का भी खुला हुआ था, तो ऊपर से उसमें नीचे गिर गया। तो उसको मैं किस प्रोसेस से दोनों को अलग अलग करूँगा, सेपरेट करूँगा, तो उसको मैं फिल्टरेशन मेथड से अलग करूँगा। फिल्टरेशन में क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल को किससे अलग किया जाता है? तो आपको लिक्विड से। इसमें क्या होगा कि एक बीकर ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, एक फ़िल्टर के माध्यम से उसमें क्या करेंगे, वो मिक्सचर को इसमें डालेंगे और इसमें नीचे जो लिक्विड वाला पार्टिकल है उस बीकर के थ्रू इतना पतला होगा कि बस लिक्विड वाला ही इससे निकलेगा और जितने भी सॉलिड होंगे वो इसमें रह जाएंगे। तो इस प्रोसेस को फिल्टरेशन बोलते हैं। इसका जो डिफिनीशन होगा, द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड और गैस आर रिमूव्ड by the use of a medium that permits the fluid to pass through but remains the solid particles। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी वही प्रोसेस है, इसका डिफिनीशन मैं बोल देता हूँ। इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखिए, डिस्टिलेशन किसका किसका हो सकता है? तो सी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जिसके भी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उसको प्योर करने के लिए, जैसे सी वाटर हो गया या सीवेज ट्रीटमेंट के वाटर को कन्वर्ट करके उसको प्योर वाटर बनाया जाता है। तो इसको किस मेथड के थ्रू बनाया जाता है? ये एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि सपोज हम एक इसमें बीकर लेंगे, नीचे स्टोव लगाएंगे और उसमें उसको हीट करेंगे और इसमें डालेंगे कोई भी वही इम्प्योर वाटर। देन इसको एक पाइप के माध्यम से एक ट्यूब लेंगे और उसमें इसको कनेक्ट कर देंगे। देन इसको हीट करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वे वेपोराइज होके इसका जो प्योर वाला पार्ट होगा वो इसमें आता जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस को बार बार करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और डिस्टिलेशन बहुत टाइप के होते हैं। ये सिंपल डिस्टिलेशन भी हो सकता है, देन फ्रैक्शनल होता है। तो ये जब डिटेल से टॉपिक स्टडी होगी उसमें मैं बताऊंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 27। टू एलिमेंट्स विच आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये मैंने बताया था कि न्यूक्लियर फिज़न जो होता है वो रिएक्टर उसके न्यूक्लियर फिज़न के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर एक रॉड लगाया जाता है। और वो जो रॉड बना होता है वो क्या किस चीज़ का बना होता है? तो बोरॉन का बना होता है, कैडमियम का बना होता है, सिल्वर का बना होता है। देन एक था और क्या था आपको, बोरॉन, सिल्वर, कैडमियम, देन इंडियम होता है। तो वो सारे मिलके बने होते हैं वो रोड। और वो क्या करता है? उस रिएक्शन को कंट्रोल करता है। उसमें क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है ये कंट्रोलिंग रॉड। और वो जो कंट्रोलिंग रॉड होता है उस चेन रिएक्शन में किस चीज़ का बना होता है? तो बोरॉन और कैडमियम। ऑप्शंस में यही है, इसमें बोरॉन सही है बट प्लूटोनियम गलत है, कैडमियम, यूरेनियम ये तो गलत है, यूरेनियम ये गलत है। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एमल्सिफायर इज एन एजेंट विच, ऑप्शन है हमारे पास, स्टेबलाइजेज एन एमल्सन,
दूसरा ऑप्शन है एड्स द फ्लोकुलेशन ऑफ एन एमल्सन। तीसरा ऑप्शन है एक्सेलरेट्स द डिप्रेशन। देन चौथा ऑप्शन है होमोजीनस एन एमल्सन। नेक्स्ट आता है आपको इसका जो राइट आंसर होगा पहला वाला, स्टेबलाइजेज एन इमल्सन। देखिए एमल्सीफायर क्या होता है, उसको हिंदी में पायसी कारक बोलते हैं या पायसन बोलते हैं। इमल्सन मीन्स पायसन होता है। तो एमल्सीफायर क्या होता है, एक कंपाउंड और सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज स्टेबलाइज़र के रूप में काम करता है। और ये एमल्सीफायर दो टाइप का हो सकता है, एक वाटर लविंग और या ऑयल लविंग हो जाता है, या हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होता है। ये क्या करता है, दोनों को मिक्स कर सकता है। मीन्स जिस लिक्विड के पास ऑयली सब्सटेंसेस है, सपोज हमको ऑयल और वाटर को मिक्स करना है, तो वी कैन मिक्स दिस टू लिक्विड्स इनटू वन बाय द हेल्प ऑफ एमल्सीफायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टेबलाइजेज एन एमल्सन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 29 नंबर। इसके क्वेश्चंस हैं आपको, मेजर गैसियस पॉल्यूटेंट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इज। अब देखिए थर्मल पावर में क्या होता है, सबसे पहले तो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये हो जाएगा सबसे पहला पॉइंट। देन आपको दूसरा पॉइंट जानते हैं थर्मल पावर के बारे में, इसके अंदर जो होता है रिएक्शन होता है, जब हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा में कुछ गैसेस रिलीज़ होते हैं जो कि हाईली इफ़ेक्टिव होते हैं फॉर एनिमल, ह्यूमन बींग्स, प्लांट, सभी लोगों के लिए। तो इसमें जो गैस रिलीज होते हैं आपको सबसे ज़्यादा में, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो रिलीज होता है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस भी है। फिर एक आता है आपको SO2 जो होता है वो आपको इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस कहलाता है, ठीक है। तो इसके राइट आंसर होंगे SO2। अब इसमें क्या करता है, थर्मल पावर स्टेशन के आसपास वाला जो एरिया है वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ले आता है आपको, किसमें, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में। फिर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी अफेक्ट करता है। ये देखते होंगे जिस एरिया में कुछ इस टाइप का हीट वाला काम होता है उधर के पेड़ पत्ते पीले पड़ जाते हैं, उसका ग्रीनिश जो नेचर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ पे ग्रीनिश नेचर ख़त्म हो जाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है, नहीं कर पाएगा, तो ये इफ़ेक्टिव हो गया। देन नेक्स्ट ये जो इम्बैलेंस कर देता है, जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के अंदर वो इस एरिया में इम्बैलेंस्ड हो जाता है, उधर कम हरे भरे पेड़ बचे रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और SO2 से क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है, जिससे वो हाईली इफ़ेक्टिव होता है और जो बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव होने के कारण लोगों पे असर करता है, पेड़ पौधों पे या जानवरों पे असर करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आज का हमारा, An atom of an element has atomic number 17, the mass number 36, then the number of neutron in its nucleus is। अब क्या कहता है कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर 36 है। अब देखिए तो एटॉमिक नंबर को मैंने किस चीज़ से डिनोट किया था, तो Z से, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, और मास नंबर कितना बोल रहा है, मास नंबर आपको बोल रहा है 36। वैसे ये क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, और यहाँ पे आपको हल्का बनाने के लिए इसको 36 दिया गया है, बट इसका जो एक्चुअल मास नंबर होता है डेट इज़ A, वो कितना होता है आपको 35.5 होता है, ठीक है। बट यहाँ आपको 36 दिया गया है ताकि आप कैलकुलेशन इजीली कर सकें। और चलिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सपोज देखिए एक फार्मूला होता है ए क्या होता है आपको, मास नंबर, ए बराबर क्या होता है P+N, और P क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड N क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और मुझे निकालना क्या है, मुझे न्यूट्रॉन निकालना है, तो मैंने N बराबर क्या लिखना है, A - P। N बराबर क्या होगा, N बराबर A - P, क्योंकि A बराबर क्या होता है P+N। अब देखिए N का वैल्यू यहाँ पे दिया है क्या, N का वैल्यू नहीं दिया है। A का वैल्यू कितना है 36,
और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 17 और 36 में से 17 जब हम करेंगे तो उसका जो आंसर होगा 19 होगा और 19 जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन ट्रू। तो ये हो गए आज के क्लास और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और जल्दी से मैं इसके दूसरे पार्ट को लेके आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा के साथ। और आज का क्लास पसंद आया और मेरे डिस्क्रिप्शन पसंद आया या मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो ज़रूर से हमारे आज के इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मैं आज से रेगुलर इंटरवल पे अगर आप लोग अच्छे व्यूज़ मुझे प्रोवाइड करते हैं तो मैं रोज़ के रोज़ केमिस्ट्री के या हर साइंस के टॉपिक को लाता रहूँगा अलॉन्ग विथ माय करंट अफेयर्स हो। तो चलिए, सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक सड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।